तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके आप अपने बिजनेस को केडीवी लाइव के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि प्रचार कर सकते हैं। तो अभी आप कॉल कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर चल रहे विवाद के मुद्दे को सीएम नीतीश कुमार अब आगे खींचना नहीं चाहते हैं। अरवल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा है कि हम लोग सभी धर्मों और फिर उनकी परंपराओं का सम्मान करते हैं। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बोल चुकी हैं, इसलिए अब इस मुद्दे पर अब ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके मन में जो विचार और योजना बिहार को लेकर थी उसका धरातल पर उतारने की कोशिश इतने सालों से की है। अब इस समाधान यात्रा के तहत एक तरफ वे पुरानी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं तो फिर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में और क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वे भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मूल संरचना सिद्धांत पर आलोचनात्मक टिप्पणियों पर बहस के बीच कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की तीखी आलोचना की है। यह कन्हैया कुमार ने कहा है कि हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। आरएसएस पेड़ है और बीजेपी उनका फल है। आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। आरएसएस धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती है, वे सांस्कृतिक संगठन नहीं है। जहां कन्हैया कुमार ने कहा है कि संविधान सर्वोच्च है और इसका सम्मान करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। हम बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि वे संविधान का सम्मान करते हैं या नहीं। संविधान को बचाना और फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। यह हमारे सभी काम संविधान के मार्गदर्शन में हो रहे हैं और हमारी सोच देश के संविधान के प्रति उन्मुख है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि हम बीजेपी और आरएसएस में फर्क नहीं करते। आरएसएस बीज है और बीजेपी फल है। जब भले ही वे खुद को सांस्कृतिक संगठन कहते हो, लेकिन उनकी पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। दोस्तों बात करेंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत बिहार के बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने चौसा में पिछले 92 दिन से उचित मुआवजे की मांग को लेकर के धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। यहां पहुंच करके राकेश टिकैत ने एक बड़े आंदोलन का संकेत भी दिया है। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि जब तक सरकार आंसू के गोले और फिर लाठीचार्ज नहीं करती है तब तक कोई आंदोलन बड़ा नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों की जमीन का 2013 के रेट के आधार पर मुआवजा देना गलत बात है। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और फिर बिहार सरकार किसानों की जमीनें हड़प करके अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथों में सौंप दी है और वे खुद कुर्सी पर जा बैठे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन में 1.5 साल में 700 किसानों ने शहादत दी है। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक वीडियो जारी करके अपने चौसा आने की खबर दी थी और वह आए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने कक्षा 12वीं की 2023 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जहाँ ऐसे में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 1 फरवरी से बीएसईबी कक्षा 12 2023 परीक्षा शुरू होने वाली है। जी हाँ, ऐसे में किसी भी अंतिम मिनट के भ्रम से बचने के लिए छात्र परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी लेकर के जा सकते हैं। आपको बता दूं कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड केवल संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल ही डाउनलोड कर सकते हैं। या ऐसे में कोई भी छात्र एडमिट कार्ड सीधे नहीं डाउनलोड कर सकेगा। या स्कूलों के प्रिंसिपल ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके छात्रों को बांटेंगे। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का वार्षिक कैलेंडर 9 दिसंबर 2022 को ही जारी कर दिया गया था।
जब वार्षिक कैलेंडर में कक्षा 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य बोर्ड परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में एक शख्स ने विरोध करने का नया तरीका ईजाद किया है। नया तरीका ये कि नाले का गंदा पानी से नहा करके सरकार के खिलाफ रोष जताया है। जी हाँ, नाले का गंदा पानी गली में जमा हुआ रहता है। बार बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को कहने के बावजूद भी नाले का पानी को संरक्षित नहीं किया गया, यानी कि नाले का पानी को प्रवेश करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिस वजह से शख्स परेशान होकर के इस कड़ाके की ठंड में उस गंदे नाले के पानी से नहा करके विरोध जताया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यही वह वीडियो है जो भागलपुर के इस शख्स ने नाले का गंदा पानी से नहा करके विरोध जताया है सरकार के खिलाफ। जी हाँ, कड़ाके की ठंड और फिर गंदा पानी। सुनील चौधरी नाम के एक शख्स ने सिस्टम को आईना दिखाने के लिए सड़क पर जमा पानी से स्नान करना शुरू कर दिया। जहाँ विरोध दर्ज करते हुए सुनील डिब्बे में सड़क पर जमा गंदा पानी भरता और सिर से इसे उड़ेलता, जोर जोर से गाना गाता। जहाँ इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य समस्या को जिम्मेदार पदाधिकारियों तक पहुंचाना हो और त्वरित निदान कराना रहा। यह सुनील का समर्थन स्थानीय लोगों ने भी किया है। समस्या के बारे में लोगों ने कहा है कि 4 महीने से कुतुबगंज से वारिसलीगंज मार्ग में नाले का गंदा पानी जमा है, जहां इसके लिए कई बार नगर निगम में आवेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जहां काम कुछ भी नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो जल जमाव के चलते भी इलाके में मच्छरों का प्रकोप भी भरा है, जहाँ गंदगी और फिर बदबू ने जीना दुभर कर रखा है। वारिसलीगंज से कुतुबगंज मार्ग में जल निकासी की समस्या से 20,000 लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है, जहाँ कई गलियों के छोटे बड़े नाले का निकास प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि नालों पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर सियासी घमासान जारी है। जेडीयू के बाद अब कांग्रेस ने भी इस बयान से किनारा कर दिया है। यह शिक्षा मंत्री के बयान को कांग्रेस एमएलए संतोष मिश्रा ने गलत बताया है। यह शिक्षा मंत्री को माफी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस हिंदुओं के कानून की किताब है। जहाँ उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा की है। कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को इस मामले में अपनी बात वापस लेकर के सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, जहाँ उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है। वे शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा में एक 4 मंजिला मकान में कल आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहाँ आग लगी कि इस घटना में 3 मंजिला पर से एक महिला अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जहाँ महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला नवादा जिले के कादिरगंज बाजार का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 4 मंजिला मकान में परिवार के सभी लोग देर शाम बैठे थे। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुई और फिर पूरे मकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे कपड़े की दुकान में पहुंच गई, जिससे लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मकान में 7 लोग थे। किसी तरीके से लोग बाहर निकल गए, लेकिन एक महिला नहीं निकल पाई, जिसके बाद वह खिड़की से सीधे नीचे कूद गई, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जबकि आग इतनी भीषण थी कि आग में नीचे की मंजिल छोड़ करके ऊपर की 3 मंजिलें जल करके राख हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप YouTube थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो फिर एक रिपोर्टर के वीडियो आपने काफ़ी देखे होंगे। कभी ये बिना मास्क लगा करके नेता को कोने में ले जाकर के पीट देते हैं, तो फिर कभी किसी स्कूल में जाकर के टीचर्स की पोल खोल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर हर्ष राजपूत की, जो यूट्यूब पर धाकर न्यूज़ के नाम से एक चैनल चलाते हैं। वह अपने चैनल पर फनी रिपोर्टिंग के वीडियोस पोस्ट करते हैं और उनके शॉर्ट वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं। अभी हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। वजह कमाल की है। जी हाँ, बिहार के रहने वाले हर्ष राजपूत ने लाखों की ऑडी कार खरीदी है, और वह भी अपने चैनल की कमाई से। जहाँ इस कार की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ऑडी कार खरीदने के बाद हर्ष ने उसे
अपने घर पर तबेले में गायों के बगल में खड़ी कर दी। यहाँ से उसकी फोटो खासी वायरल हो रही है। हर्ष राजपूत यूट्यूब पर काफी फेम है। जी हाँ, उनके चैनल पर 33 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स है। वैसे तो ये तस्वीर बीते साल नवंबर की है, लेकिन अब वायरल हो रही है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान कई लोगों का रोजगार छिन गया था। इस दौरान कई लोगों ने रोजगार के लिए शॉर्ट वीडियो और फिर सोशल मीडिया को सहारा बनाया। इन्हीं में से बिहार के औरंगाबाद जिला के जसुइया के रहने वाले हर्ष भी थे। हर्ष राजपूत ने अपने वीडियोज के जरिए इज्जत के साथ साथ पैसे भी कमाए हैं। हालांकि वे अपने वीडियो में गालियां भी देते हैं। बाकी इस वायरल फोटो पर लोग हर्ष की मेहनत की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, बेटे को स्टेशन छोड़ने गया था पूरा परिवार, इधर बेटी प्रेमी संग हो गई फरार। जी हाँ, बिहार के जमुई जिले के मलियापुर थाना क्षेत्र के कैरीबाग टोला में जब एक परिवार के सदस्य अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने गए थे तो इसी दौरान मौका पाकर के उनकी बेटी अपने प्रेमी संग फरार हो गई। जब पिता ने बताया है कि पूछताछ के बाद ये पता चला है कि मेरे ही गांव के निवासी कार्तिक मांझी के पुत्र सूरज मांझी ने मेरी बेटी को बहला फुसला करके शादी की नीयत से उसे भगा करके अपने साथ कहीं लेकर के चला गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि काफी लंबे समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद वे अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लापता लड़की की पिता ने मामले में कार्तिक मांझी और उनकी पत्नी और फिर उनके रिश्तेदारों को अगवा करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपने किसी सामान को खरीदा है, चाहे वह ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन माध्यम से हो, अगर आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट में कोई खराबी है और इसमें कंपनी की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है या फिर जो खराब प्रोडक्ट है तो कंपनी उस खराब प्रोडक्ट को नहीं बदल रही है, तो फिर आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकती हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। जी हाँ, जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, इसको भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की तरफ से चलाया जाता है। NCH पर आप किसी भी खरीदे गए प्रोडक्ट की अगर वह प्रोडक्ट खराब निकल जाता है और कंपनी इस समस्या का समाधान निकालने में असमर्थ रहती है तो फिर आप NCH से शिकायत कर सकते हैं, जहां एक निश्चित समय सीमा पर आपकी शिकायत पर कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार व्यक्ति सिर्फ एक कॉल के माध्यम से बेहद ही आसानी से NCH पर शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसकी शिकायत के लिए मंत्रालय के एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर 1915 है। ये नंबर आप 12 भाषाओं में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। ये नंबर 7 दिन खुला रहता है। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई शिकायत की है तो फिर आप इस शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। वहीं सरकार की तरफ से आपको SMS के माध्यम से कॉल बैक की सुविधा भी देती है। इसके लिए आपको इस नंबर है 8800001915, इस पर SMS करना होगा। इन शिकायतों को आप ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत को दर्ज करवाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको consumerhelpline.gov.com पर जाना होगा। इस पर आपको मांगी गई सभी जानकारी देना होगा और साइन अप करना होगा। जब आप इस पोर्टल में साइन अप हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आपको ID और फिर पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है और अब आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भाजपा से गठजोड़ तोड़ करके RJD के साथ गलबगिया करके अपनी कुर्सी बचाने वाले नीतीश कुमार आज सबसे कमजोर, विवश और लाचार मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। जहां सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है। महागठबंधन में जारी अंतर्विरोध से जहां मुख्यमंत्री लाचार हो गए हैं, वहीं प्रशासनिक अराजकता की वजह से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और शराब माफियाओं की चांदी कट रही है। उन्होंने कहा कि राजद कोटे के एक पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भिखंडी और फिर नाइट गार्ड का शब्द का प्रयोग किया है, उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी राजद पर दबाव बना करके उस पूर्व मंत्री पर किसी तरह की कार्रवाई करने में अब तक विफल रहे हैं। इसके साथ रामचरितमानस की निंदा करके समाज में नफरत फैलाने की मंशा से बयान देने वाले अपने ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी खुद कार्रवाई करने या फिर RJD से कार्रवाई कराने का साहस मुख्यमंत्री नहीं जुटा पा रहे हैं। जब राजद ने सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए मकर संक्रांति तक इंतजार करने का संकेत दिया था, जब दूसरी ओर संविधान ने सबको बोलने का अधिकार जैसा बयान देकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह से लेकर के शिक्षा मंत्री तक को
कवर देने की नीतीश कुमार और फिर उनकी पार्टी के नेताओं को ठेंगा दिखा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने लाचार हो गए हैं कि ना तो खुद शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करते हैं और ना राजद नेतृत्व पर दबाव बना सकते हैं। जदयू नेताओं के शिक्षा मंत्री से बार बार बयान वापस लेने, माफी मांगने की मांग का भी राजद नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल फिलहाल नीतीश कुमार राजद के स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर के रह गए हैं, जिनसे बिहार का भला कतई संभव नहीं है। यह कहना है बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का। तो दोस्तों बात करते हैं कि पटना में शादीशुदा महिला ने पति को साइड करके अपने ऑफिस वाले बॉस के साथ घर से भाग गई। जहाँ इस महिला के 2 बच्चे भी हैं। जब पत्नी के गायब होने के बाद पति का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। जब मामले को लेकर के पीड़ित पति ने थाने में घटना की शिकायत की है। मामला पटना के परसा बाजार थाने के धमोल गांव का है। जब मिली जानकारी के अनुसार परसा बाजार के धमोल निवासी दीपक कुमार की शादी 2017 में सिमरन कुमारी के साथ हुई थी। यह शादी के बाद सिमरन के 2 बच्चे भी हुए और उसकी ज़िंदगी बेहद खुशहाली और प्रेम से चल रही थी। इसी बीच 3 महीने पहले सिमरन को मसूरी में प्राइवेट जॉब हो गया। ऑफिस में साथ में काम करने वाले सीनियर बॉस धनरुआ निवासी दिनेश से प्यार हो गया। बस इस लड़के की इंटरव्यू के बाद से ही सिमरन ने 8 जनवरी को घर से मीटिंग की बात कह करके मसूरी में स्थित अपने ऑफिस में गई, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। पर्यटन स्थल का विकास होगा तो फिर पर्यटक भी आएंगे और इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। लेकिन बिहार में पर्यटन को ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। इस दिशा में काम भी चल रहा है। जब बिहार सरकार अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। जब बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। जब बिहार में सभी धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और सूफी परंपरा के महत्वपूर्ण स्थल है, इन धर्मों को ध्यान में रख करके सर्किट विकसित किया जा रहा है। जब पर्यटन मंत्री अपने विभागीय कार्यालय में नए साल 2023 के कैलेंडर, टेबल कैलेंडर और फिर डायरी के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे, जब उन्होंने कहा कि बिहार में एक से एक अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग होगी तो फिर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। यह तेजस्वी यादव ने बताया है कि कैलेंडर और डायरी को थीम और मौसम को आधार बनाया गया है। जैसे जनवरी में बोधगया में होने वाले काल चक्र कार्यक्रम और बौद्ध महोत्सव का वर्णन फोटोज कैलेंडर में है। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में घूमते ही पर्यटकों को सड़क के किनारे लग्जरी ढाबा, रेस्टोरेंट मिलेंगे। पर्यटन विभाग ने अगले 3 साल में पर्यटन केंद्र को जोड़ने वाली सड़कों पर लग्जरी ढाबा, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बार फिर से उन्हें पलटी मारने के लिए मजबूर करेगी? इस तरह के कई सवाल आजकल बिहार की राजनीति गलियारों में पूछे जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी को लेकर के नरम रुख की चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी पहले से ही हो रही है। हालांकि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी खबरों को निराधार बताया है, लेकिन समाजवादी दिग्गज शरद यादव के निधन पर अपनी बात रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है कि ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं वे बीजेपी का दामन तो नहीं थामने वाले हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शरद यादव आखिरी समय में मानसिक रूप से अकेले हो गए थे। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भगवान ना करे कि किसी को ऐसी मौत मिले। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों ने शरद यादव को बनाया, उन लोगों ने अंतिम समय में उनसे बात करने तक छोड़ दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जी हाँ, शरद यादव के निधन से कुछ दिन पहले ही जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया है कि आपको बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, तो फिर इस पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि ना तो मैं कोई सन्यासी हूं और न ही मैं किसी मठ में बैठा हूं। इस तरह के निर्णय लेने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। जब कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया है कि जेडीयू की ओर से बिहार में कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं, यानी कि जदयू छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस वक्त बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयान के बाद इस पर खूब सियासत हो रही है। लेकिन आज मंत्री चंद्रशेखर ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद और हलचल बढ़ गई है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विभाग का संकल्प ट्विटर पर दिखाते हुए तेजस्वी बिहार लिख डाला, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। जी हां, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव से जब डिस्ट्रिक्ट क्यू को लेकर के सवाल किया गया तो फिर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बयान में क्या हर्ज है, इसका मतलब केवल मेरा नाम ही नहीं होता है। जब बिहार को तेजस्वी बनाने की बात भी हो सकती है। इसको देखने का नजरिया किसका कैसा है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। शिक्षा मंत्री के बयान पर जवाब देने के बजाय तेजस्वी यादव उल्टे मीडिया कर्मियों से ही सवाल पूछने लगे कि मंडल और फिर कमंडल के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि आरजेडी शुरू से ही सामाजिक न्याय को लेकर के काम करती रही है। जब किसी को भी जाति में नहीं बांटा जा सकता है। जब पिछड़े जाति के लोग भी सामंतवादी हो सकते हैं, ये किसी की भी सोच पर निर्भर करता है। जिसकी जितनी समझ है उतना मीडिया में चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार में अपनी बात को रख करके एक बुजुर्ग ने अपनी 3 बीघा जमीन दान देने का इच्छा जताई है। या वहीं बिजली बिल अधिक आने की समस्या को लेकर के पहुंचे एक बुजुर्ग अपनी बात को रखते हुए सीएम के सामने ही रो पड़े। वहीं शिकायतकर्ता की बात को सुनकर के नीतीश कुमार भी दंग रह गए। उन्होंने तत्काल ऊर्जा विभाग के सचिव को फोन लगाकर ये मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। जनता दरबार में अपनी बात रखने खगड़िया जिला से पहुंचे नौखेलाल साव मुख्यमंत्री आवास के बाहर कहा कि वे अपनी 18 में से 3 बीघा जमीन सरकार को दान देना चाहते हैं। इनका कहना है कि कर्मचारी सीईओ और डीएसएलआर की मिलीभगत से उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वे अपनी जमीन के सारे कागजात भी ले आए हैं और मुख्यमंत्री और फिर अधिकारियों को इसे दिखाना चाहते हैं। जब खगड़िया के ये बुजुर्ग पहले भी कई बार सीएम के जनता दरबार में आ चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। दोस्तों बात करते हैं कि सर्द पछुआ हवा के कारण बिहार में रात का तापमान पिछले 24 घंटे में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे में रात के पारे में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। शीत लहर के प्रभाव से आज बिहार के मुजफ्फरपुर, छपरा, सुपौल, अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी में कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडी हवाओं के बीच चटक धूप निकलने की वजह से पूरे बिहार में दिन का औसत 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहा है। जब बिहार में सबसे अधिक उच्चतम तापमान डेहरी में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में सबसे कम रात का तापमान सबौर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पटना में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, गया में 5.7 और औरंगाबाद में सबसे अधिक 6.5 डिग्री तापमान में कमी दर्ज की गई है। आगामी 48 घंटे पूरे बिहार में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। इसका सबसे अधिक असर रात में पारे में पड़ने की आशंका है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में भी दक्षिण की तरह ही रात के पारे में कमी अभी देखी जाती रहेगी। यह बिहार के लगभग सभी जिलों में सुबह और फिर शाम के समय लोगों को ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध का ज़्यादा बुरा हाल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में किसान आंदोलन जारी है। यह आंदोलन करीब 90 दिनों से जारी है। जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग को लेकर के आंदोलन करने वाले किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी किसान आंदोलन से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने किसानों को अपना समर्थन देना मुनासिब नहीं समझा। जब पिछले हफ्ते जब बक्सर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई और बेकसूर किसानों की पिटाई की गई, तब जाकर के नींद खुली और फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए चौसा पहुंच गए। हालांकि इस दौरान किसान आंदोलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। जब लोगों में भारी विरोध के बाद अश्विनी चौबे उल्टे पांव भागते गए। किसानों की सुध लेने वाला अश्विनी चौबे अब पटना आकर के ऐलान कर रहे हैं कि किसान विरोधी नीतीश सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान अश्विनी चौबे ने कहा है कि बक्सर के चौसा में किसानों पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के मैं 24 घंटे उपवास में रहा। बक्सर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। किसानों के लिए मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ
उसे रोकने के लिए हमला हुआ है। मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे वहां पर बचाया है। स्थानीय पुलिस की तरफ से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि किसानों की समस्या का समाधान किसानों के बिना राय लिए नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बक्सर में एक अदना अधिकारी किसानों का दमन कर रहे हैं। बिहार से सांसद हूं और केंद्रीय मंत्री भी, उसके बावजूद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी गई है। मेरे सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। यह प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते कुछ साल पहले बिहार में बाल गिरे एवं बालिका गिरे से जुड़े बवाल सुर्खियों में रहा। जहाँ उसी समय सरकार ने निर्णय लिया था कि जब निजी या फिर भाड़े के मकान से ऐसे सुधार गृह संचालित नहीं होगा, जहाँ इसके लिए बिहार के 12 जिलों में वृहत आश्रम स्थल संचालित करने का प्रस्ताव पास हुआ था। जहाँ इसी के तहत कटिहार में पहला वृहत आश्रम स्थल बनकर के तैयार है। महज 18 महीने में 29 करोड़ की लागत से बेहद शानदार ये आश्रम स्थल तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसका लगभग काम पूरा हो चुका है और जिला प्रशासन इसी कोशिश में है कि मुख्यमंत्री की 5 फरवरी को प्रस्तावित समाधान यात्रा के दौरान इसका विधिवत उद्घाटन हो जाए। जहाँ आपको बता दें कि इस आश्रम स्थल में सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि सीमांचल के साथ साथ और कई जिला के बालक बालिकाओं को रखे जाने का प्रस्ताव है। इससे पहले कटिहार के ऐसे बालक बालिकाओं को रखने के लिए पूर्णिया जिला भेजना पड़ता था, मगर अब कटिहार में भी बिहार का पहला वृहत आश्रम स्थल बनकर के तैयार हो जाने से इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ी समस्या का निदान हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गन्ना कार्य के पहले चरण का कार्य 21 जनवरी को पूरा हो जाएगा। इस चरण के तहत राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में सिर्फ उन्हीं घरों या फिर बसावट की गन्ना हो रही है जिनमें लोग रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं चले गए हैं और उनका घर बंद भी है तो फिर प्रकरण यानी कि गन्ना कर्मी पड़ोसी से जानकारी लेकर के उनका नंबर और फिर उसमें रहने वाले परिवारों की संख्या को मकान पर लाल चौकर बना करके इसमें अंकित कर दे रहे हैं। यह सूचना के अनुसार राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में अब तक मकान की गणना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ, इससे निर्धारित समय पर पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। मकानों का गणना कार्य 21 जनवरी को पूरा होने के बाद सभी जिलों से इसकी समेकित सूची राज्य मुख्यालय में जाति आधारित गणना कार्य के लिए बनाए गए नोडल डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेंगे। इसके बाद उन्हें समाहित करके राज्य स्तर पर जिलावार सूची तैयार करे होगी। इससे पता चलेगा कि कितने मकानों या फिर बसावटों में कितने परिवार रह रहे हैं। इसके बाद दूसरे चरण में इन परिवारों की जाति की गणना की जाएगी। अब तक की सूचना के अनुसार दूसरे चरण की गणना का कार्य अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। जी हाँ, इससे पहले जाति आधारित गणना को करने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के फॉर्मेट को फाइल किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति आधारित गणना के पहले चरण में चल रहे मकानों की गणना कार्य का सभी जिलों में समुचित मॉनिटरिंग करने के लिए एक पदाधिकारी नामित किए गए हैं। इन पदाधिकारियों का दौरा संबंधित जिलों में चल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही राजद जदयू में टकराव चरम पर पहुंच गया है। यह दोनों दल का टकराव अब सरकार में भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना मंत्री के ही विभागीय बैठक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजद कोटे के मंत्रियों से सीएम नीतीश कुमार ने दूरी बना ली हो। जब सोमवार की बैठक में वो तस्वीर दिखी जब मुख्यमंत्री सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। राजद कोटे के संबंधित दोनों मंत्री गैर मौजूद रहे। यह बताया जाता है कि मंत्रियों को बुलाया ही नहीं गया था। दरअसल नीतीश कुमार कल धान अधिप्राप्ति को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यतः 3 विभाग सहकारिता, खाद्य, उपभोक्ता और कृषि विभाग जुड़ा था। लिहाजा विभाग के सचिव तो मौजूद रहे लेकिन मीटिंग में मंत्री उपस्थित नहीं रहे। जी हाँ, सरकारी बैठक में मंत्रियों के मौजूद नहीं रहने पर सवाल उठने लगे हैं कि सहकारिता और कृषि विभाग में राजद कोटे से मंत्री हैं जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग जेडीयू के पास है। सीएम नीतीश कुमार मीटिंग में ना तो सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव दिखे और न ही कृषि विभाग के मंत्री कुमार सर्वजीत। वैसे जदयू कोटे की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह भी मीटिंग में मौजूद नहीं थी। दोस्तों, बात करते हैं कि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर के चल रही बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट करते हुए एक सिफारिश की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में संविधान के आर्टिकल 217 का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये सिफारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 217 को पढ़ें क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्णय ले सकती है।
यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ये CJI और फिर उनकी गठित सहमति का विशेष अधिकार है। दोस्तों, बिहार से छिड़ा रामचरितमानस का विवाद अब पूरे देश की सियासत का तापमान बढ़ा चुका है। राजद नेता सह बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार अपने बयानों से इस विवाद को तुल दे रहे हैं। यह सोमवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इस विवाद से जुड़ते हुए एक और ट्वीट किया है। यह शिक्षा मंत्री ने तुलसीदास की कृति को दलित और पिछड़ों का अपमान बताया है। यह बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने इस बार खुले शब्दों में लिखा है कि कमंडल के सामने मंडल नहीं झुकेगा। तुलसीदास दुबे ने दलित पिछड़ों का अपमान किया है। जैसा ही शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि अगर अपमान नहीं किया है तो फिर उन्हें शब्दों का उपयोग ब्राह्मणों के लिए करके दिखाएं। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों के मिश्रा, त्रिपाठी, त्रिवेदी, पाठक, दुबे आदि का जिक्र किया है और लिखा है कि इनके लिए उन शब्दों का जिक्र करके दिखाएं जो समझें कि सही लिखा है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की तो फिर मामले ने तुर पकड़ा। इसे लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। जदयू ने कड़े लहजे में शिक्षा मंत्री का विरोध किया तो फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शिक्षा मंत्री को RJD के साथ मिलने की बात सुना दी। खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं और वे साफ शब्दों में कहते हैं कि वे अपने बयान पर अडिग हैं। रामचरितमानस की कई चौपाइयों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और पिछड़ा विरोधी बताया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बजट सत्र को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के विधानसभा सचिवालय की तरफ से तिथियां निर्धारित कर दी गई है। यह बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा तय की गई तिथि के मुताबिक बजट सत्र 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलेगा। महागठबंधन सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा। इस दौरान 21 बैठकें होने की संभावना है। जहाँ विधानसभा सचिवालय ने सरकार के आला अधिकारी से विमर्श के बाद ये तिथियां तय की है। हालांकि इस पर कैबिनेट की मोहर लगनी अभी बाकी है। दरअसल इससे पहले 20 फरवरी से 27 मार्च और फिर 24 फरवरी से 31 मार्च तक बजट सत्र चलने की चर्चा हुई थी, लेकिन अंतिम रूप से 27 फरवरी से ही बजट सत्र चलाने की पर सहमति बन गई है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 5 जनवरी से शुरू हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां खगड़िया पहुंचा, जिसमें यूपी चुनाव के दौरान यूपी में काबा के गाने से मशहूर हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। आयोजित भारत जोड़ो कंसर्ट में अपने गीतों के जरिए नेहा सिंह राठौड़ ने बेरोजगारी और फिर शराब से हो रही मौत पर सरकार पर हमला बोला है और घेरा है। नेहा सिंह राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का माहौल ठीक नहीं है। जब पहले की तुलना में इन कुछ वर्षों में हिंदू मुस्लिम अधिक हो रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। यह शहर के कोसी कॉलेज परिसर में आज आयोजित भारत जोड़ो कंसर्ट में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किसानों ने बीते 5 साल में सबसे अधिक अनाज पैदा किया है। जब बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट बताती है कि कृषि वर्ष 2021-22 में 184 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है, जहां इससे पहले साल 2016-17 में 150 लाख टन उत्पादन का रिकॉर्ड किया गया था। जब बीते साल से तुलना करें तो फिर इस बार करीब 5 लाख टन अधिक खाद्यान्न पैदा हुआ है, जहां आंकड़े बताते हैं कि साल 2019-20 में उत्पादन 163 लाख टन हुआ है। 2020-21 में ये बढ़कर के 179 लाख टन था, जहां इस बार 184 लाख टन पैदावार 6443 हेक्टेयर में हुई है। फसलों के इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए कृषि विशेषज्ञ, सरकार की किसान हितैषी नीतियां, किसानों के अधिक मेहनत और फिर वैज्ञानिकों के लगन को श्रेय जाता है। सबसे बड़ा श्रेय मौसम का है। बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति भयावह न होने के कारण 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक नितेश सिंह उर्फ महाराज को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सोमवार को नितेश सिंह उर्फ महाराज पकड़ा गया है। जहां बिहार में आज़ाद हिंद फौज बना करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले नितेश सिंह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उस पर हत्या, अपहरण, लूट जैसी 2 दर्जन घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। नितेश सिंह पिछले 4 सालों से फरार था। दोस्तों, बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की गति कम करने में जुटे साइंटिस्ट अब गायों पर भी नजर रख रहे हैं। लेकिन गायों का प्रदूषण में क्या हाथ है? असल में गायों की डकार से जहरीली मीथेन गैस निकल रही है। ये ग्रीन गैस है, यानी कि वही गैस जिसके कारण धरती लगातार गर्म हो रही है। अब कई देश गायों के डकार को पर्यावरण के लिए
फ्रेंडली बनाने की भी काम कर रहे हैं। गायों की डकार तक पहुंचने से पहले आपको बता दूं कि आखिर डकार क्यों आता है। तो बात करते हैं कि ये प्रोसेस हमारे समेत सभी पशु पक्षियों के लिए एक जैसी है। जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमारी आंतों में खाना पचाने वाली बैक्टीरिया अपना काम करने लगते हैं। मुश्किल से पच सकने वाले हिस्से को तोड़कर ये बैक्टीरिया विटामिन के अलग अलग रूप में बदलते हैं। इस दौरान गैस निकलती है। यही मीथेन गैस है जो डकार के रूप में शरीर से बाहर आती है। मीथेन गैस के बारे में बात इसलिए ज़रूरी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की माने तो फिर मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 25 गुना ज़्यादा गर्म होती है। यह सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग पर काम करती है। सवाल उठ रहा है कि क्या गाय अकेली मीथेन गैस छोड़ती है? तो जवाब में नहीं। छोटे दीमक से लेकर के बड़े पशु तक खाना पचाने की प्रक्रिया में मीथेन गैस निकालते हैं, लेकिन गाय इनमें सबसे ऊपर है, सबसे अधिक है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक एक गाय के डकार पर पूरे साल में 80 से 120 किलो तक मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। ये गैस उतनी ही है जितना एक फैमिली कार के पूरे साल चलने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण कार से भी हो रहा है। लेकिन मीथेन प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। गायों के साथ एक बात ये भी है कि ये चारों को तुरंत नहीं पचा पाती है, बल्कि उसे अपने पेट के बाईं तरफ आंत में रख लेती है। इसी दौरान बैक्टीरिया चारे का फॉर्मेटेशन करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में सबसे ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल होता है। रबी, खरीफ, जायद सभी सीजन में किसानों को यूरिया की किल्लत होती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी हिस्सों में यूरिया की खपत सुनिश्चित की जाए, लेकिन इस समय देश के एक राज्य में यूरिया का संकट गहरा गया है। किसान परेशान है। केंद्र और फिर दुकानों पर यूरिया की खरीदारी के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। यूरिया ना मिल पाने से किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। जब बिहार में यूरिया की खपत का संकट बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की कृषि सचिव के अनुसार बिहार को हाल ही में खरीफ सीजन के लिए केंद्र 32% कम यूरिया आवंटित हुआ है। राज्य को 10,30,000 मैट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत है, जबकि अभी तक 70,000 मैट्रिक टन है मिल सका है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में यूरिया आवंटन की दर बढ़ गई थी। इस बार भी राज्य के अधिकारी जल्द ही स्थिति सामान्य होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सामान्य नहीं हो पा रहा है। जो यूरिया की कमी का असर उसके दामों पर भी साफ दिख रहा है। यूरिया का 50 रुपये का पैकेट सरकारी रेट 260 रुपये का आता है, लेकिन यूरिया की कमी के कारण ये 400 रुपये तक हो गया है। किसानों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग स्टॉक में रख करके कालाबाजारी भी कर रहे हैं, इससे मोटी रकम कमा रहे हैं।